वेलकम फ्रेंड्स। बेटा आज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर नंबर 11। बायोटेक तक के सारे टॉपिक्स हमारे हो गए हैं कि सेम स्पीसीज मिलकर एक पॉपुलेशन बनाती हैं, डिफरेंट स्पीसीज मिलकर कम्युनिटी बनाती हैं, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से वो कैसे रिएक्ट करती हैं। इस तरीके की मेजर बातें आज हमारी क्लास में रहेंगी। एस्पायर वर्टेक्स पे आप सबका स्वागत है दोस्तों। तो देखो कॉम्प्लेक्सिटी क्या है लिविंग वर्ल्ड की। तो कहते हैं हमारे लिविंग वर्ल्ड बहुत फैसिनेटिंगली डाइवर्स है, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हमें यहाँ नज़र आते हैं, बिल्कुल सही बात है। हम इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझने चाहते हैं तो लेवल से समझने पड़ेंगे। जैसे सबसे छोटे लेवल पे प्रोटीन और मैक्रोमोलिक्यूल हैं, फिर मिलकर सेल बना, फिर टिश्यू, ऑर्गन्स, अलग पॉपुलेशंस, कम्युनिटीज, इकोसिस्टम्स, बायोम्स, इस तरीके से अरेंजमेंट हमारे यहाँ पर होती है। छोटे से माइक्रोमोलिक्यूल से लेकर बड़े बायोम जिसमें कोई वेजिटेशन या टिपिकल क्लाइमेट देखा जाता है कि डेजर्ट है या कैसा है, वहां तक हम पहुंच सकते हैं। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो देखो वही मैक्रोमोलिक्यूल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म से मिलकर सेम टाइप ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन, फिर डिफरेंट से कम्युनिटी, कई कम्युनिटीज आपस में मिलकर इकोसिस्टम्स, बहुत सारे इकोसिस्टम्स एक साथ मिलेंगे तो बायोम्स। लोकल लेवल पे जो हमारी ऑर्गेनिजम्स की इंटरेक्शन है विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट इज इकोसिस्टम, सम ऑफ इकोसिस्टम्स बायोम्स होता है। दो टाइप के साइंटिफिक क्वेश्चन होते हैं, एक तो होता है हाउ की मैकेनिज्म क्या है किसी भी प्रोसेस के पीछे, कि मान लो कोई गाना गा रहा है तो गाना गा कैसे रहा है। दूसरा सिग्निफिकेंस, ये गाना गा क्यों रहा है। जैसे बुलबुल गाना गाती है, पहला सवाल हो सकता है कैसे गाती है, तो हम बताएंगे वॉइस बॉक्स या सिरिंग्स से हो रहा होगा। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है, गा क्यों रही है, तो शायद अपने पार्टनर या मेट को बुला रही होगी ब्रीडिंग सीजन में। क्वेश्चंस प्रॉम्प्टेड बाय नेचर, नेचर को जब हम ध्यान से देखते हैं तो बहुत सारे सवाल आते हैं हमारे सामने। जैसे नाइट ब्लोइंग फ्लावर्स वाइट ही क्यों होते हैं, ताकि नॉक्टर्नल पॉलिनेटर्स उन्हें आराम से देख पाएं। बी को कैसे पता चलता है कि किस फ्लावर के पास नेक्टर है, तो वो स्केंट या पेटल्स देखती है। कैक्टस के पास थॉर्न्स क्यों हैं, ताकि वाटर लॉस को कम किया जा सके, ट्रांसपिरेशन लॉस को कम किया जा सके। हाउ डज द चिक रिकॉग्नाइज इट्स मदर, तो जैसे ही पैदा होती है उसके तुरंत बाद ही वो जो सबसे बड़ा मूविंग ऑब्जेक्ट उसे चलते हुए दिखता है वो उसको अपनी मेमोरी में फीड कर लेती है, इम्प्रिंट कर लेती है। वो फिर हमेशा उसके आसपास रहने की कोशिश करती है अपनी मदर के, ताकि वो हमेशा सुरक्षित रहे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आ सकते हैं। इकोलॉजी क्या होता है, जिसमें इंटरैक्शंस को पढ़ा जाता है। इंटरैक्शंस क्या हो सकती हैं, दे कुड बी अमंग द ऑर्गेनिजम्स, जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है कि इंसेक्ट्स और बर्ड्स के बीच में इंटरैक्शन है, प्लांट्स भी है, डियर भी है। और इंटरैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट भी हो सकता है, कि ये लिविंग प्लांट है, इसकी इंटरैक्शन इस एनिमल के साथ क्या है, सन के साथ क्या है, या बारिश के साथ क्या है, ये भी पढ़ा जा सकता है। तो दो तरीके की इंटरैक्शंस होती हैं, एक अमंग ऑर्गेनिजम्स, एक ऑर्गेनिजम्स एंड विद देयर एबायोटिक या नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। इसी को हम इकोलॉजी कहते हैं, जो इंटरैक्शंस होती हैं। चार लेवल होते हैं इंटरैक्शन के। पहला, सबसे पहले इकोलॉजी का जो लेवल होता है वो होता है ऑर्गेनिज्म। जब सेम ऑर्गेनिज्म इकट्ठे हो जाते हैं तो पॉपुलेशन। डिफरेंट स्पीसीज यानी सेम स्पीसीज वाले ऑर्गेनिज्म इकट्ठे होते हैं तो पॉपुलेशन, डिफरेंट वाले इकट्ठे होते हैं तो कम्युनिटी। और फिर जो एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक जोन वो बनाते हैं, वेजिटेटिव जोन बनाते हैं, उसे कहते हैं बायोम्स, राइट। अभी हम पॉपुलेशन लेवल पर इस चैप्टर में बात करेंगे। की टेकअवेज क्या है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मैक्रोमोलिक्यूल से बायोम तक हो सकती है। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन रिलाय करती है कि मैकेनिज्म और सिग्निफिकेंस पर। इकोलॉजी का फोकस होता है इंटरैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, और चार लेवल्स होते हैं। सिंगल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, सेम स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज, और एक पर्टिकुलर पूरा क्लाइमेटिक जोन। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स पढ़ते हैं। इन नेचर आइसोलेटेड सिंगल सेल बहुत कम होते हैं। पॉपुलेशन जनरली कंसिस्ट करती है मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स की, जिसमें जो कि ग्रुप में रहते हैं। ज्योग्राफिकल एरिया उस पॉपुलेशन का वेल डिफाइंड होता है, कि वो पॉपुलेशन कहाँ पर रह रही है। जैसे वाइल्ड एनिमल्स वाइल्ड में रहेंगे, डोमेस्टिक एनिमल डोमेस्टिक एरिया में रहेंगे। जब इतने सारे पॉपुलेशंस एक साथ रहती हैं या कम्युनिटीज बन जाती हैं, तो या नहीं भी बनती तो भी वो आपस में रिसोर्स के लिए क्या करते हैं, compete करते हैं, और एक दूसरे के साथ सेम स्पीसीज इंटरब्रीड भी करती हैं, सेक्सुअली या एसेक्सुअली, अपने नए ऑफस्प्रिंग्स बनाने के लिए। एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलेशंस, जैसे ऑल द कॉर्मोरेंट्स। कॉर्मोरेंट्स का मतलब होता है ऐसे वाले बर्ड्स जो एक्वाटिक फिशेस पर डिपेंडेंट होते हैं, तो समुद्र के आसपास वाले। रैट्स या टीकवुड ट्रीज, कोई भी एक जैसे चीजों का ग्रुप, वो पॉपुलेशन कहलाता है। जैसे लोटस प्लांट्स इन अ
पॉन्ड या बैक्टीरिया ने कल्चर प्लेट, ये सब क्या होते हैं बेटा, पॉपुलेशन का हिस्सा होते हैं। इकोलॉजी के अंदर हम चाहे बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, उसे भी पॉपुलेशन के अंडर ही कंसिडर करा जाता है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, व्हाइल इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स कोप अप विद चेंज्ड एनवायरनमेंट्स, ये बात ठीक है कि मैं शायद हर इंडिविजुअल अपने अपने हिसाब से कोप अप करेगा इन्वायरमेंट, बदलते हुए इन्वायरमेंट से, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन जो होती है वो हमेशा ऑपरेट करती है एट द पॉपुलेशन लेवल, क्योंकि इंडिविजुअल तो थोड़े दिन में आ जाता है चला जाता है, धीरे धीरे जो पॉपुलेशन होती है उसी के अंदर वो फेवरेबल जीन्स एक्यूमुलेट होते हैं, इसी वजह से ऐसा कहा जाता है। दिस ऑपरेशन इवॉल्व्स द डिजायर्ड ट्रेट्स फॉर सर्वाइवल, ये जो एडेप्टेशन होती है हमारी, इससे हमारे पास डिजायर्ड ट्रेट आते हैं सर्वाइवल के लिए। पॉपुलेशन इकोलॉजी एक क्रूशियल एरिया ऑफ स्टडी है क्योंकि वो 3 बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को जोड़ता है। इट लिंक्स इकोलॉजी डायरेक्टली टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जब 2-3 चीजों को ऐसे जोड़ता है कोई एक प्रिंसिपल, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि ये यूनिफाइंग प्रिंसिपल है। कैसा प्रिंसिपल है? यूनिफाइंग प्रिंसिपल है ना। देखो, तो पॉपुलेशन इकोलॉजी जो है वो नेचुरल सिलेक्शन, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, इन सबको कनेक्ट करता है। पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स क्या हैं देखा जाता है तो कहा जाता है कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स एक्सपीरियंसेस डिस्टिंक्ट बर्थ्स एंड डेथ, ठीक बात है। जब इंडिविजुअल्स को एक साथ देखते हैं तो उसे बोलते हैं कि एक पॉपुलेशन है, हैज कंटिन्यूअस बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स। इंडिविजुअल के लिए तो वो अकेला मरा या घटा है, मतलब उसने नया ऑफस्प्रिंग, इसका जन्म हुआ है या किसी की डेथ हुई है एज इंडिविजुअल लेवल, बट ओवरऑल पॉपुलेशन जैसे एक जगह पे 100 लोग हैं उसमें से एक मर गया तो वो अकेले के लिए तो एक ही मरा, या 2 मर गए या 4 जिंदा हो गए, उस पॉपुलेशन के अंदर 4 लोग ऐड हो गए। इंडिविजुअल के तो बर्थ और डेथ है, बट पूरी पॉपुलेशन के कंपैरिजन में बात करेंगे तो हमें बर्थ रेट और डेथ रेट की तरह कहना होता है कि इतनी % रेट बढ़ गई बर्थ की या इतने % रेट बढ़ गई डेथ की। बर्थ रेट डेथ रेट क्या होता है? रेफर टू पर कैपिटा बर्थ्स डेथ एंड या पर इंडिविजुअल बर्थ्स एंड डेथ। दे आर एक्सप्रेस्ड एज चेंज इन नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन, कि भाई पहले 100 लोग, जैसे अभी वो एक एग्जांपल समझाएगा, समझाई दिए हैं, दिखाई देते हैं आपको, ये रहा कि मान लीजिए 20 प्लांट हैं, 8 नए ऐड हो गए, तो देखो जो इसने बोला था कि चेंज इन नंबर विद रिस्पेक्ट टू मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, तो पहले मेंबर 20 थे, अब नंबर कितना हो गया? 28। तो इंडिविजुअल तो 8 ऐड हुए, बट पॉपुलेशन लेवल पे देखोगे तो पॉपुलेशन बढ़ के 20 से क्या हो गई? 28। तो बर्थ रेट क्या हो गया? 8 जो नए आए हैं इन कैपेसिटी 20, यानी कि 0.4। ऐसे डेथ रेट कैसे है कि 40 फ्रूट फ्लाइज थी, 4 की डेथ हो गई, तो 4/40 यानी 0.1 क्या है उसका डेथ रेट है। तो नंबर्स के अकॉर्डिंग हम कैसे डेथ रेट बर्थ रेट बताते हैं, इंडिविजुअल कैसे होता है वो भी हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। अनदर कैरेक्टरिस्टिक पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट होता है सेक्स रेशियो, है ना। क्या होता है? सेक्स रेशियो। इंडिविजुअल तो मेल या फीमेल ही हो सकता है, लेकिन सेक्स का रेशियो कि पूरी पॉपुलेशन में कितने मेल और कितने फीमेल है, ये पॉपुलेशन का क्या होगा? एट्रीब्यूट होगा रेदर देन इंडिविजुअल एट्रीब्यूट। ये पॉपुलेशन फैक्टर है, इंडिविजुअल फैक्टर नहीं है। ये एक ऐसी पॉपुलेशन जैसे कि दिखाया गया है जिसमें 60% मेल्स हैं और फीमेल्स हैं और 40% क्या है? मेल्स हैं। एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन के अंदर एक और फैक्टर आता है। इंडिविजुअली तो मैं 30 इयर्स का हूँ, कोई 20 या कोई 10, आप में से कोई 15 का होगा, किसी के पेरेंट 40 के होंगे। लेकिन पॉपुलेशन के लेवल पे देखता हूँ तो 100 लोगों में से जब मैं देखूंगा या 1000 में से या 1 लाख लोगों में से, तो कुछ लोग मुझे यंग एज में मिलेंगे, कुछ लोग मिडिल एज में मिलेंगे, कुछ लोग ओल्ड एज में मिलेंगे, ऐसे। तो इसी को बोलते हैं इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एजेस को एक टाइम पे जब मैं प्लॉट करता हूँ किसी ग्राफ पे तो उसे एज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, % इंडिविजुअल ऑफ ए गिवन एज ग्रुप। और जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनता है, जैसे यहाँ 3 बने हुए हैं, एज पिरामिड्स कहते हैं। 3 तरीके के बनते हैं जनरली, ग्रोइंग या एक्सपेंडिंग, स्टेबल या डिक्लाइनिंग। तो इसमें क्या होता है, जो नीचे वाले प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोग होते हैं, फिर रिप्रोडक्टिव और फिर ओल्ड। प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर जो होता है, बेस जो है वो बहुत बड़ा होता है रिप्रोडक्टिव से, तो कल को जो वो रिप्रोडक्टिव वाले ओल्ड होंगे तो उनके जगह रिप्रोड्यूसिंग लेवल पे, रिप्रोड्यूसिंग एज ग्रुप में आने वाले लोग बहुत ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स आने के चांसेस हैं फ्यूचर में, यानी आज से भी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी कुछ टाइम बाद। अगर प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव ऑलमोस्ट बराबर होते हैं बट ओल्ड कम होता है तो उसे बोलते हैं स्टेबल,
कि वो एग्जैक्ट रिप्लेस कर देगा रिप्रोडक्टिव ग्रुप को थोड़े दिनों में प्री रिप्रोडक्टिव वाला, बट ज़्यादा नहीं है उससे। और अगर ये कम है और ऊपर कोई चीज़ लेवल ज़्यादा है तो उसे बोलते हैं डिक्लाइनिंग। तो 3 तरीके की पॉपुलेशन ग्रोथ्स हमारे पास यहाँ देखी जाती हैं। ये ट्रायंगुलर होता है, ये बेल शेप होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज पिरामिड, देखो जो मैंने कहा था आपको, एक प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। बेस विड्थ से आपको पता चलेगा कि पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग है, स्टेबल है या डिक्लाइनिंग है। पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या होती है, क्योंकि साइज हमेशा कई बार सही बात नहीं बता पाता, तो हम डेंसिटी को देख लेते हैं। जैसे अभी वो बोलेगा कि एक जगह पर एक बनियान ट्री है और आसपास बहुत सारे छोटे छोटे और पौधे हैं, तो नंबर के हिसाब से तो फिर बनियान की डेंसिटी बहुत कम लगेगी, बट बायोमास में देखोगे तो बनियान ट्री की डेंसिटी अच्छी खासी लगेगी। तो क्या बोलते हैं इसको भाई, हम इसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, एज एन से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे इम्पैक्ट होती है, कौन कौन से प्रोसेसेस उसको इम्पैक्ट करते हैं, तो देखो पॉपुलेशन डेंसिटी कंपटीशन पे डिपेंड करती है कि कंपटीशन ज़्यादा है तो उस पॉपुलेशन की डेंसिटी घट सकती है। प्रेडेशन ज़्यादा हो गया इसके ऊपर तो डेंसिटी घट जाएगी, देखो ये जैसे इन मछलियों को खा लिया इसने। या पेस्टिसाइड इफेक्ट भी हो सकता है कई बार कि मछलियों की क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा डेथ हो जाए अगर बहुत सारा पेस्टिसाइड छिड़क दिया जाए। या कंपटीशन है एक मछली का दूसरी मछली से, तो कंपटीशन विद अनदर स्पीसीज, इंपैक्ट ऑफ ए प्रेडेटर, इफेक्ट ऑफ ए पेस्टिसाइड एप्लीकेशन भी हो सकता है। इसलिए डेंसिटी को नंबर में मेजर नहीं करना चाहिए। जैसा बताते हैं कि साइबेरियन क्रेन्स जो हैं, जो कि भरतपुर वेटलैंड में है, उनका नंबर लेस देन 10 है, लेकिन इससे उनकी इंपॉर्टेंस खत्म नहीं हो रही है। इसलिए नंबर पे हमेशा, या क्लैमिडोमोनास किसी एक पॉन्ड में हो सकते हैं, मिलियंस में हो, तो डेंसिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करती है। जनरली अप्रोप्रिएट होती है बट कभी कभी मिसलीडिंग हो सकती है। जैसे मैंने समझाया था, एक एरिया में 200 पैर्थीनियम या कैरेट ग्रास हैं, बट एक बनियन ट्री है, तो नंबर के हिसाब से तो ऐसा लगेगा बनियन ट्री की वैल्यू ही नहीं है। जैसे बड़ा सा बनियन ट्री है और ये छोटे छोटे बहुत सारे ये हैं, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं हो रहा ना। बनियन डेंसिटी इज लो, ड्रास्टिकली अंडर एस्टिमेट इट्स रोल इन द कम्युनिटी। तो परसेंट कवर या बायोमास इन केसेस में ज़्यादा बेटर रहता है चीज़ों को बताने के लिए। कई बार हमें इनडायरेक्ट एस्टिमेट भी करना पड़ता है पॉपुलेशन का, रिलेटिव डेंसिटी से पर्पस हम सर्व करते हैं। जैसे नंबर ऑफ फिश कॉट पर ट्रैप, है ना, नंबर ऑफ फिश में हम रिलेटिवली देख लेते हैं कि जाल पूरा भरा है, खाली है, कैसे है। जैसे डेंस बैक्टीरिया कल्चर, गिनेंगे थोड़े एक एक को, हम उसमें से लाइट पास करके देख लेते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी, ज़्यादा लाइट पास हो गई यानी कि कम नंबर है, लाइट पास ही नहीं हुई उसमें से, पूरा क्लाउडी क्लाउडी हो गया सब कुछ, तो यानी कि वहाँ पे बैक्टीरियल पॉपुलेशन का नंबर बहुत ज़्यादा है। टाइगर सेंसस हम नेशनल पार्क में कैसे करते हैं, उनके पग मार्क्स या फीकल पैलेट्स देखकर, पैर के निशान या उनके फीकल मैटर को देखकर ही हम पता करते हैं, रेदर देन एक एक को काउंट करने के। तो उससे हमें पता चलता है, देखो ये फीकल मैटर है, पग मार्क्स हैं, ह्यूज पॉपुलेशन बैक्टीरियल कल्चर, फिश पर ट्रैप का डायग्राम दिया गया है। तो हमें क्या समझ में आया कि पॉपुलेशन एग्जिबिट ट्रेट्स इंडिविजुअल्स डू नॉट। जैसे पॉपुलेशन के पास बर्थ डेथ रेट होती है, सेक्स रेशियो होता है, एज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक इंडिविजुअल के पास नहीं हो सकता। एज पिरामिड इंडिकेट करते हैं कि पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग है, स्टेबल है या डिक्लाइनिंग है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्रूशियल होती है समझने के लिए हमें। डेंसिटी में टोटल नंबर होता है, बट कभी कभी बायोमास या इनडायरेक्ट मेथड से भी हम डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि डेंसिटी हमेशा हम नंबर काउंट कर कर ही मेजर करेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ मॉडल्स, 2 मॉडल्स हैं हमारे पास पॉपुलेशन की ग्रोथ को चेक करने के लिए। क्यों चेक करना है, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है, पॉपुलेशन का जो साइज होता है, वो कभी भी जनरली ऐसा नहीं होता कि स्टेबल हो या फिक्स हो। एक नंबर फिक्स नहीं होता उसका, कभी भी ना वेरी कर सकता है, स्टैटिक पैरामीटर नहीं है। इट कीप चेंजिंग विद टाइम डिपेंडिंग अपॉन फूड अवेलेबिलिटी, प्रेडेशन प्रेशर एंड एडवर्स वेदर। इन 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा, और कितने प्रेडेटर्स हैं, क्या फूड अवेलेबिलिटी है, क्या एडवर्स वेदर है, फ्लक्चुएट वो करता रहेगा। राइट 4 बेसिक प्रोसेस होते हैं जिसके कारण फ्लक्चुएशन होती है। एक है नेटेलिटी, कितने बर्थ हुए हैं पर इंडिविजुअल। इमाइग्रेशन, ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों डेंसिटी को बढ़ाएंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़, कितने लोग और एंटर कर गए सिस्टम में, कितने लोग की डेथ हो गई या कितने लोग सिस्टम से इमाइग्रेट कर गए, चले गए, उससे हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, घटती है। ये उनकी वैल्यूज़ हैं।
BIDE, ये इनके लिए स्मॉल लेटर्स है जिनसे इनको रिप्रेजेंट करा जाता है। तो नेटेलिटी से बढ़ रहा है, नंबर ऑफ बर्ड्स से बढ़ेगी डेंसिटी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो बाहर से हमारे एरिया में हैबिटेट में आएंगे उनसे भी डेंसिटी बढ़ेगी, और मोर्टेलिटी और इमाइग्रेशन बिल्कुल उल्टा होगा, इनसे डेंसिटी घटेगी। विजुअलाइजिंग पॉपुलेशन डेंसिटी डायनेमिक्स, तो देखो वही बात है, उन दोनों से बढ़ेगी, इन दोनों से घटेगी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऊपर उन्होंने लगा रखा है। फ्यूचर डेंसिटी देखनी हो तो जैसे कि मान लीजिए n या पॉपुलेशन डेंसिटी टाइम t पे n है, तो आपको पता करना है t+1 पे कितनी होगी, है ना। तो t+1 पे कितनी होगी, देखो nt+1, मान लीजिए टाइम t मतलब कि मान लो 2000 में इतनी थी, और आपको पता करना है t+1, मान लो 2010 में पता करना है, ईयर 2010 में, तो आप कैसे करोगे कि nt+1, कैसे nt यानी 2000 में कितनी पॉपुलेशन थी वो लिख दी, मान लो 100 लोग थे, उसके बाद 20 नए लोगों का जन्म हुआ, 20 लोग बाहर से आ गए, 10 लोगों की डेथ हो गई, 10 लोग बाहर चले गए, तो कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, अगर पहले 100 थी तो 100 + 40, 140 में से 20 घट गए 120, तो कितने रह गए 120, यानी ये पॉपुलेशन आ गई। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मल कंडीशंस में कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, तो बर्थ रेट और डेथ रेट। लेकिन अगर पॉपुलेशन छोटी हो या अभी अभी कॉलोनाइज होनी शुरू हुई हो, जहाँ पर नया नया अभी अभी चीज़ें शुरू हुई हैं, फॉर्मेशन, वहाँ पर इमाइग्रेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है ग्रोथ रेट को कंसिडर करने के लिए। पॉपुलेशन ग्रोथ दो तरीके की मॉडल्स पे काम करती है। एक कहता है कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितना मर्जी खाओ पियो, तो जे शेप आती है, एक्सपोनेंशियल रहता है हमेशा ग्रोथ। दूसरा कहता है रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो ये वाली आती है जिसको कहते हैं सिग्मॉइड कर्व, जिसमें एक लेवल पे जाकर उससे आगे आप नहीं बढ़ पाते हो, है ना। शुरू में लैग फेज आती है बट फिर आप एक लेवल पे रुक जाते हो, उसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी, कि इससे आगे आपकी पॉपुलेशन साइज नहीं बढ़ सकती है, उतनी ही ज़रूरत है, उतना ही ज़रूरत कह रहा हूँ सॉरी, उतनी ही रिसोर्सेज हैं, उतना ही मैक्सिमम नंबर हो सकता है। जैसे हम सबस्ट्रेट बढ़ाते रहते हैं तो बोलते हैं एक्टिव साइट्स का नंबर फिक्स्ड है भाई, इससे ज़्यादा सबस्ट्रेट बढ़ा भी दोगे, नंबर ऑफ एक्टिव साइट से ज़्यादा सबस्ट्रेट कर भी दोगे तो भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा नहीं, वो एक लेवल पे जाके फिक्स हो जाएगा। वही बात है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए अनलिमिटेड रिसोर्स चाहिए, एक्सपोनेंशियल ग्रो करता रहेगा, जैसे कि डार्विन ने अपनी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में देखा था कि नंबर हमेशा हर स्पीसीज कोशिश करती है अपने नंबर को मैक्सिमम बनाने की। पॉपुलेशन साइज अगर n होगा इस केस में, तो बर्थ रेट b और डेथ रेट d होगा। तो इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी बेसिकली, या पॉपुलेशन साइज पर टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, तो डेरिवेशन dn/dt बर्थ माइनस डेथ इनटू ओरिजिनल डेंसिटी, ओरिजिनल नंबर उससे निकलता है। अब b माइनस डी की वैल्यू क्या है, मान लो बर्थ ज़्यादा हुए हो डेथ से तो यानी कि पॉपुलेशन बढ़ेगी, और बर्थ कम हुई डेथ ज़्यादा हो गई यानी पॉपुलेशन घटेगी। तो जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी, मान लो 20 में से घटाकर 10 आ गई, तो जो वैल्यू होती है उसे बोलते हैं r, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचर, इतना बढ़ गया। और अगर ये 20 और वो 30 होता तो -10 वैल्यू हो जाती है, नहीं उतना डिक्रीज हो गया। पर यहाँ तो हम इंक्रीज वाले कॉन्सेप्ट पे ही बात करेंगे। तो क्योंकि ये r होता है इसलिए dn/dt = Rn लिख दिया जाता है यहाँ पे। The R in this equation is intrinsic rate of natural increase। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जिससे हम किसी भी A/T के बैकटे फैक्टर को देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या रहा है। अगर अच्छे से ग्रो कर रहा है यानी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जो भी हमारे फैक्टर्स चेंज हुए नेचर में, उस पॉपुलेशन ने उस फैक्टर के साथ आराम से अच्छे से अडेप्ट कर लिया है। मैग्नीट्यूड ऑफ R वैल्यूज, नॉर्वे रैट की वैल्यू जितनी आई थी, फ्लोरल बीटल की इतनी आई थी, ह्यूमन पॉपुलेशन की इतनी इंट्रिंसिक रेट वैल्यू आई है, यानी बढ़ ही रहे हैं सब धीरे धीरे। इंटीग्रल फॉर्म एंड कर्व शेप, प्लॉटिंग n इन रिलेशन टू टाइम। पहले वाली जो बात थी उससे हमें क्या पता चल रहा था कि रेट ऑफ इंक्रीज क्या है, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछ ले रेट ऑफ इंक्रीज मान लो 0.015 और आज मान लो 100 लोग हैं, तो अब आपसे पूछा जाए आज से 10 साल बाद कितने होंगे, जब आपसे एग्जैक्ट नंबर मांगा जाता है तब आप ये फॉर्मूला लगाते हो, NT = population at time size at time t = n0 initial time E which is base of natural log into RT। इनिशियल के साथ अगर हम इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज और टाइम कितने टाइम बाद आप देखना चाहते हो उसे मल्टीप्लाई कर दें तो उस टाइम का नंबर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। डेंसिटी आफ्टर टाइम t, डेंसिटी एट टाइम 0 E is base of natural log।
स्पीसीज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली रीच इनॉर्मस डेंसिटी क्विकली। डार्विन की ऑब्जर्वेशन थी कि स्लो ग्रोइंग एनिमल लाइक एलिफेंट भी अगर उसे हम छोड़ दिया जाए बिना किसी कंपटीशन के और अनलिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, तो उसका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। जैसे एक टाइनी पैरामीशियम है, वो 64 दिन में मैसिव ग्रो कर सकता है अगर कोई उसको एक्सपोनेंशियल ग्रो करने दे बिना किसी रिस्ट्रेन के। लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या कह रहा है कि पॉपुलेशन के पास कोई अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं होता, कंपटीशन होता है रिसोर्सेज के लिए, जो बेटर होता है वो उसमें सर्वाइव करता है। और गवर्नमेंट्स भी आजकल कोशिश करती हैं कुछ ना कुछ ऐसे रिस्ट्रेंट्स डाले जाएं कि ह्यूमन पॉपुलेशन को भी एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखा जा सके। नेचर्स लिमिट, नेचर की एक लिमिट होती है कि वो कितनी पॉपुलेशन को ग्रो करा सकता है अपने अंदर। इस लिमिट के आगे कोई फर्दर ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती। इस लिमिट को हम लोग क्या कहते हैं, कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। जैसे गाड़ी में बैठने वाले बंदों की लिमिट होती है, ऐसे ही वर्ल्डहर्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ इन दोनों साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इसका नाम ऐसा है। लिमिटेड रिसोर्स हैबिटेट पे ऐसा कर्व दिखता है जिसमें पहला फेज होता है लैग फेज, जब एडजस्ट कर रहा होता है वो बैक्टीरिया या वो ऑर्गेनिज्म उस एनवायरनमेंट में, फिर वो बढ़ता है, फिर वो वापस आता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है। फेज ऑफ एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन एंड एसिम्प्टोमेट। एसिम्प्टोमेट का मतलब होता है फ्लैट कर्व, कि अब ना बढ़ रहा है और ना घट रहा है। रीच इज द के, कि इसके आगे कोई ग्रोथ नहीं होगी। इधर पॉपुलेशन डेंसिटी है, इधर टाइम है। ये वही वीमैक्स वाली सिचुएशन है जो एंजाइम सबस्ट्रेट के अंदर भी आती थी, कि भाई जब एक्टिव साइट सैचुरेट हो जाएगी तो फिर अब एंजाइम मॉलिक्यूल बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, इसकी इक्वेशन थोड़ी अलग है, याद रखिएगा। वो सिंपल थी, dn by dt इज इक्वल टू rn। यहाँ पर k माइनस एन बाई के की वैल्यू है, k यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी है। ज़्यादा एक्सेप्टेबल कौन सा, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। k को कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं, n को पॉपुलेशन डेंसिटी एंड r इज इंक्रीजिंग रेट, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। दोनों को ग्रोथ को कंपेयर कर सकते हैं, पढ़ लिया है हमने ये। की टेकअवेज क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी n, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, लॉजिस्टिक ग्रोथ। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, देखो अब इसमें दो चीजें होंगी, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन आएगी और पॉपुलेशन इंटरेक्शन आएगी। जो पहली चीज आएगी हमारे पास रिप्रोडक्टिव फिटनेस वाली, ये लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन समझाएगी कि हमारी लाइफ हिस्ट्री हमें समझाती है कि कैसे ओवर द टाइम हमारे लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस की हेडिंग है एनसीईआरटी में ना इसके लिए, कि वो हमें समझाता है कि कैसे ओवर द टाइम हमारे जब एक्सटर्नल फैक्टर्स या स्ट्रेसेस हमारे ऊपर पड़े, वेदर की चेंजेस हुए या कुछ चेंज हुए, तो कैसे हमने इवॉल्व कर अपने आप को बचाए रखने के लिए। तो पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमाइज द रिप्रोडक्टिव फिटनेस इन देयर हैबिटेट। ठीक बात है, अपने हैबिटेट में पॉपुलेशन उसी तरह इवॉल्व करती है कि वो आराम से सर्वाइव कर सके। दिस इज साइंटिफिकली टर्म्ड डार्विन फिटनेस, इंडिकेटिंग बाय हाई आर वैल्यू। तो कैसे इवॉल्व हुई है, तो उन्होंने एफिशिएंट स्ट्रैटेजीज बनाई हैं कि कब ब्रीड करना है, कितना ब्रीड करना है, कितने बेबीज बनाने हैं, ताकि वो सर्वाइव कर पाए उस एनवायरनमेंट में। इवॉल्व ड्यू टू एग्जैक्ट कंस्ट्रेंट्स इम्पोज्ड बाय एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स, है ना, कि कितने बेबी, कब बेबी, पूरे साल रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखनी है, कभी कभी रखनी है। इस तरीके के फीचर्स ऑर्गेनिजम्स ने अपने उनके एंसेस्टर्स ने वो उन्होंने खुद इवॉल्व करे हैं विद टाइम। तो देखो जैसे एबायोटिक कंस्ट्रेंट हो सकते हैं कि सन, वाटर, बायोटिक प्रेशर्स हो सकते हैं, प्रेडेशन, हाई फेसिलिटी हो सकता है, हाई पेरेंटल केयर हो सकता है। अब मान लो किसी स्पीसीज को अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस बनाए रखनी थी, यानी कि सर्वाइव करना था और आगे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बनाने थे, यानी बहुत सारे डिसेंडेंट छोड़ के जाने थे। तो बहुत सारे पास में स्पीसीज ने अपने आप को विविपेरस कंडीशन में रख लिया है ताकि पेरेंटल केयर अच्छी हो और ऑफस्प्रिंग के सर्वाइवल का चांस क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो इस तरीके से हमें लाइफ हिस्ट्री में बहुत सारी वेरिएशंस दिखती हैं कि अलग अलग लोगों के एंसेस्टर्स ने अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजीज अपनाई हैं। जैसे कुछ ने कहा कि वंस इन ए लाइफ टाइम ही ब्रीड करेंगे, कुछ ने कहा रिपीटेडली ब्रीड करेंगे, जैसे मोस्ट बर्ड्स और मैमल्स, यहाँ पे पैसिफिक सैल्मन फिश और बैम्बू, है ना। मैनी स्मॉल ऑफस्प्रिंग्स करेंगे, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑफस्प्रिंग्स होंगे जैसे कि ऑयस्टर्स और पेलेजिक फिशेस। के स्ट्रैटेजी, फ्यू लार्ज ऑफस्प्रिंग्स, स्मॉल नंबर लेकिन ऑफस्प्रिंग्स जो हैं बड़े बड़े होंगे जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स। तो यहाँ पे भी आपको वो कह रहा था कि अपन हाई फेसिलिटी, यानी कि ऑर्गेनिज्म बहुत सारे बट छोटे साइज के। स्ट्रैटेजी, ऑर्गेनिज्म बड़े साइज के बट नंबर क्या है, कम।
तो ये सब हमारी लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस हैं, जब हम अपनी लाइफ को पीछे जाके ट्रैक करते हैं तो हमने कैसे कैसे इवॉल्व किया है। लिविंग इन आइसोलेशन, ये क्या है? ये पॉपुलेशन इंटरैक्शंस हैं। कि पॉपुलेशन इंटरैक्शन की हेडिंग है एनसीईआरटी में कि पॉपुलेशन इंटरैक्शन करना भी बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही स्पीसीज एग्जिस्ट कर जाए, इट इज़ इनकंसीवेबल। मिनिमल रिक्वायरमेंट होता है कि एक और स्पीसीज तो कम से कम हो उस पर फीड करने वाली। इवन ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स को भी चाहिए, राइट? अगर ना हो तो क्या होगा? जब उनकी एनर्जी बन गई और कोई ने कंज्यूम करने वाला ही नहीं है तो फिर क्या होगा? जो हमारी अभी फूड चेन फूड वेब है वो डेट्रेटस फूड चेन बन जाएगी। कल को जब वो प्लांट मरेगा तो उस पर बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स फीड करेंगे, बट उनका फीड करने का प्रोसेस बहुत स्लो है, तो बहुत सारा ऑर्गेनिक मास ऐसी धरती के ऊपर फैला रहेगा, है ना? तो ये वाली दिक्कत होएगी हमें उससे। फिर सॉइल के नीचे ऑक्सीजन एयर जाएगा नहीं तो नई सीड्स ग्रो नहीं करेंगी वगैरह। तो इसलिए कहते हैं कि सिंगल स्पीसीज ग्रो नहीं कर सकती, वरना तो हम कह दें कि प्लांट ही ग्रो कर लें भाई, किसी और की जरूरत ही क्या है। जैसे सॉइल माइक्रोब्स क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्गेनिक मैटर टूटेगा तभी तो प्लांट ग्रो करेगा। एनिमल एजेंट्स जो आपके पास कंज्यूम करने आते हैं वो आपकी पॉलिनेशन भी तो करते हैं। इसलिए कहते हैं कि आइसोलेशन में रहना इतना आसान नहीं है। आउटकम्स ऑफ इंटरैक्शंस, जैसे बहुत सारे इंटरैक्शन के तरीके हमारे पास जनरली देखे जाते हैं। प्रेडेशन, ये इसको शेर मार रहा है, खाने के लिए भाग रहा है, ये कैसा इंटरैक्शन है भाई? शेर को फायदा होगा, इसको फायदा नहीं होगा, एक को प्लस एक को माइनस। कंपटीशन, दोनों लड़ रहे हैं, दोनों को माइनस। एमेंसलिज्म, एक का नुकसान दूसरे को कुछ नहीं। कमेंसलिज्म, एक का फायदा दूसरे को कुछ नहीं। म्यूचुअलिज्म, दोनों को फायदा। पैरासिटिज्म, एक को फायदा एक को नुकसान। पैरासिटिज्म और प्रेडेशन एक जैसे हैं, एक को फायदा एक को नुकसान, बाकी सब अलग अलग होते हैं। देखो एग्जाम्पल्स। प्रेडेशन का क्या मेन काम होता है? तो मैंने अभी बताया था आपको कि एनर्जी ट्रांसफर करने में मदद करता है, एक से दूसरे लेवल पर एक चैनल की तरह काम करते हैं प्रेडेटर्स। उससे क्या फायदा होता है हमें? और ऐसा नहीं है कि ये इसको मार रहा है यही एक एग्जाम्पल है, नहीं भाई। अगर स्पैरो भी, अगर एनसीईआरटी कहती है अगर स्पैरो भी सीड पर फीड कर रहा है तो ये भी क्या है? एक ये भी प्रेडेशन ही तो है कि एक बड़े ऑर्गेनिज्म ने छोटे वाले को कंज्यूम कर लिया यार, है ना? ये कोई बहुत अलग बात थोड़ी है। तो ये बात हमें समझ में आना चाहिए। और ये सब चैनल्स हैं टू ट्रांसफर एनर्जी। ये सब प्रेडेटर्स कैसे एक्ट करते हैं? चैनल्स की तरह एक्ट करते हैं टू ट्रांसफर एनर्जी। इनका क्या क्या रोल है? तो इनके बहुत सारे रोल हैं। जैसे इनको पॉपुलेशन को कंट्रोल में करना होता है, वरना पॉपुलेशन का साइज हो सकता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। जैसे हमने एक बिना प्रेडेटर के एक स्पीसीज लाई थी ऑस्ट्रेलिया में, प्रिकली पियर। जब उसको लाए तो उसका नेचुरल प्रेडेटर नहीं लाए साथ में ऑस्ट्रेलिया में, तो वो इतना ज्यादा ग्रो कर गया कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में एक हैवॉक, डर की सिचुएशन बन गई कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ यही नजर आ रहा है। तब उसको कंट्रोल कैसे किया गया? तो उसका प्रेडेटर लाया गया, बायोलॉजिकल कंट्रोल करा गया बाय कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर मॉथ। वो जब इंट्रोड्यूस करा गया तब जाके उसकी पॉपुलेशन कंट्रोल में आई। तो प्रेडेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना प्रे सारे हर्ब, जैसे मान लो कि डियर ही है इस केस में, वो सारे हर्ब्स को खा जाएगा, फिर कैसे होगा, है ना? उसको नहीं खाओगे तो इस तरीके से काफी पॉपुलेशन कंट्रोल में हेल्प करता है ये। दूसरा, एक तो पॉपुलेशन कंट्रोल है ही, पढ़ लिया हमने। दूसरा बायोलॉजिकल कंट्रोल जो हमने पढ़ा अभी, वरना उसकी स्पीसीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती। एक होता है मेंटेनिंग डाइवर्सिटी। कहते हैं एक अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट स्टारफिश है पिसेस्टर, जब तक ये थी तो उस एरिया में डाइवर्सिटी अच्छी खासी थी। फिर हमने इस स्पीसीज को ना यहाँ से रिमूव कर दिया। क्या कर दिया? रिमूव। तो देखा गया कुछ ही टाइम में इन्वर्टिब्रेट की बहुत सारी स्पीसीज क्या होगी? एक्सटेंट। क्योंकि जैसे ही हमने इसको हटाया उस रीजन में एक ऑर्गेनिज्म एक्स्ट्रा ग्रो कर गया, मसल्स, मोलस्क फिश होती है एक छोटी सी, वो इतना ग्रो कर गई कि उसने बाकी सब इन्वर्टिब्रेट्स को खा लिया। जब तक ये था, ये फिश थी, ये इसको कंज्यूम कर रही थी, लेवल को मेंटेन रख रही थी, तो बाकी लोग भी जिंदा रह पा रहे थे। तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है प्रेडेटर, डाइवर्सिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल में भी हेल्प कर सकता है, काफ़ी काम होते हैं, है ना? और ऐसा नहीं है कि कोई भी स्पीसीज अपने आप को इतने आराम से मारने देती है। बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे बहुत सारी स्पीसीज ने अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारे प्रेडेशन के रास्ते ढूंढे हुए हैं बचने के, प्रेडेशन से। जैसे कैमोफ्लाज, कि पकड़ में ही ना हो आप, है ना? अवॉइड डिटेक्शन। जैसे टॉक्सिसिटी, कि मोनार्क बटरफ्लाई है, इतनी डिस्टेस्टफुल है कि कोई उसे खाना ही नहीं चाहता। जो वो लार्वल फॉर्म में ग्रो करती है तो पॉइजनस वीड पे फीड करती है और अपने अंदर उस टॉक्सिसिटी को या डिस्टेस्टफुलनेस को ले आती है।
राइट, हाईली डिस्ट्रेसफुल, जिसके कारण कोई उसे कंज्यूम नहीं करता तो देखो वो बच जाएगी ना, फिर कोई प्रेडेटर उसे खाएगा नहीं। ऐसे ही बहुत सारी जो हमारी स्पीसीज होती हैं, हर्बीवोरस जो होते हैं, एक्ट एज प्रेडेटर टू प्लांट्स। 25% जो इंसेक्ट्स हैं हमारे वो फाइटोफेगस हैं, प्लांट्स पे डिपेंडेंट करते हैं खाने के लिए, फीडिंग ऑन प्लांट और सेप पार्ट्स। इंसेक्ट्स मतलब जो एक क्लास है आर्थ्रोपोडा में। प्लांट दूर नहीं भाग सकते, इसलिए अपने बायोलॉजिकल डिफेंस को मेंटेन करने के लिए उन्हें ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। जैसे एक डिफेंस क्या उनका कि थॉर्न्स बनाए हैं उन्होंने अपने ऊपर, अकाशिया और कैक्टस ने, ताकि बच सके इंसेक्ट्स वगैरह से। केमिकल वॉरफेयर है, बहुत सारे जो हर्बीवोरस प्लांट्स होते हैं वो निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, स्ट्रिक्निन, ओपियम ऐसे केमिकल्स बनाते हैं ताकि ग्रेजर्स से क्या हो सके, बच सके। ग्रेजर्स कौन होते हैं, जो छोटे ग्रास या वेजिटेशन पे फीड करते हैं। केलोट्रोपिस है जैसे, ये क्या करता है, इसको अगर कोई खाता नहीं, क्यों, क्योंकि इसकी लीव्स में हाईली पॉइजनस कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, अगर इसको कोई ब्राउज करेगा तो सामने वाले को बहुत नुकसान हो जाएगा। देखो ये सब कितने जबरदस्त तरीके हैं, प्लांट्स ने अपने आप को कैसे कैसे बचाने का साधन जुटा रखा है, केमिकल्स से, हार्मफुल चीज़ें बनाकर, मॉर्फोलॉजिकल डिफेंसेस से, या कैमोफ्लाज करके या टॉक्सिसिटी करके वो अपने आप को बचाते हैं। डार्विन का मानना था कि इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन जो होता है इज ए पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, आपस का जो कंपटीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हमने ऐसा देखा है कि जरूरी नहीं है हमेशा क्लोज रिलेटिव्स के बीच में ही कंपटीशन हो, कभी कभी कंपटीशन अनरिलेटेड स्पीसीज में भी हो जाता है। जैसे फ्लैमिंगोज और रेजिडेंट फिश, ये फ्लैमिंगोज हैं, ये रेजिडेंट फिश हैं, ये तो दोनों compete करते हैं फॉर जू प्लैंक्टन, माइक्रोस्कोपिक एनिमल दोनों, जबकि कोई रिलेशन नहीं है दोनों का, वो फ्लैमिंगो है वो रेजिडेंट फिश है, वो उस एरिया की रहने वाली भी नहीं है। तब भी कंपटीशन फॉर नॉन लिमिटिंग रिसोर्सेज, लोगों को लगता था कि अगर नॉन लिमिटिंग रिसोर्सेज होंगे तो फिर क्यों कंपटीशन होगा, बट तब भी देखा जाता है, हो सकता है सामने वाले का नेचर बहुत एग्रेसिव हो, अनोइंग हो, दूसरी स्पीसीज को वो आपको ग्रो ना करने दे डिस्पाइट ऑफ हैविंग एवरीथिंग। इस तरीके के कंपटीशन के लिए एनसीईआरटी एक टर्म यूज करती है, इंटरफेरेंस कंपटीशन। क्या टर्म यूज होता है बेटा, इंटरफेरेंस कंपटीशन। देखो, फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन प्रेजेंस ऑफ अदर। इसलिए कहते हैं कि कंपटीशन को हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि भाई सेम रिसोर्स के लिए compete कर रहे हैं, लिमिटिंग रिसोर्स के लिए compete कर रहे हैं, नहीं। कंपटीशन का मतलब होगा कि अगर किसी एक स्पीसीज की फिटनेस या उसके नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की एबिलिटी कम हो जाती है दूसरी स्पीसीज की प्रेजेंस में, उसको कंपटीशन माना जाएगा। जैसे अबिंगडन टेरिटोइज जो था, जैसे ही गोट्स या बेटर ग्रेजर्स आए, ऑलमोस्ट गायब हो गया। कहां से, आइलैंड से। कौन से, अबिंगडन आइलैंड से। आफ्टर हाईली एफिशिएंट ब्राउजिंग गोट्स वहां पर इंट्रोड्यूस हुई, तो यानी कि एक के आने से दूसरे की क्या हो गई, फिटनेस बहुत घट गई। इसको बोला जाएगा कंपटीशन। इसको आजकल ऐसे ही डिफाइन करते हैं। गॉस का मानना था कि दो लोग अगर एक चीज के लिए compete करेंगे तो एक एलिमिनेट हो जाएगा, एक रह जाएगा, बट नहीं, ऐसा कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन ऐसा गॉस मानते थे। गॉस प्रिंसिपल था क्या, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। बट आजकल हम देखते हैं कि लोग साथ में रह सकते हैं, लोग बहुत बार क्या करते हैं, साथ में एग्जिस्ट कर लेते हैं, रिसोर्स पार्टीशनिंग वगैरह करके या कॉम्पिटिटिव रिलीज करके। जैसे एक बात हमें सिखाई गई, कॉम्पिटिटिव रिलीज, क्वेश्चन आया था इस पे कुछ साल पहले भी। उन्होंने कहा कि जनरली ऐसा देखा जाता है कि सुपीरियर बार्निकल, जिसका नाम है बैलेनस, वो डोमिनेट करता है पूरे इंटरटाइडल एरिया को, और उस एरिया में कैथैलेमस नहीं आ पाता, CHA लिखा हुआ है शायद एनसीईआरटी में, वो नहीं बढ़ पाता। लेकिन जैसे ही मैं सुपीरियर बार्निकल को हटाऊंगा तो ये अपने आप ग्रो करने लगेगा। यानी कि एक चीज को हटाने से दूसरी चीज ग्रो कर रही है, उसका कंपटीशन घटते ही, रिलीज होते ही उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं क्या, कॉम्पिटिटिव रिलीज। टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज competing फॉर सेम रिसोर्सेज कैनॉट कोएग्जिस्ट इनडेफिनेटली। ये किसका मानना था, गॉस का। बट आज हम बोलते हैं कि कोएग्जिस्टिंग हो सकती है। जैसे उन्होंने बोला कि 5 क्लोज रिलेटेड रैबलर्स जो हैं वो एक ही ट्री पे रहते हैं ड्यू टू बिहेवियर फोरेजिंग डिफरेंसेस। फोरेजिंग मतलब किस तरीके से वो हंट करते हैं, किस चीज़ पे हंट करते हैं, किस टाइम पे हंट करते हैं, यानी अपने फूड को हार्वेस्ट करते हैं या हंट करते हैं,
वो अलग अलग है उन पांचों का। तो पांचों भी एक ही स्पीसीज पे क्या रह सकते हैं, रह सकते हैं। कैप में ब्लैक ब्रुनियन, बी ब्रेस्टेड, ब्लैक थ्रोट एंड ग्रीन, येलो ड्रम्ड वगैरह। तो को एग्जिस्टेंस हो गई, क्या बोलते हैं इसे, उसने रिसोर्स को बांट लिया कुछ हिस्सों में कि किसी को भी एक्सक्लूड ना होना पड़े। अवॉइड कंपटीशन बाय चूजिंग डिफरेंट फीडिंग टाइम्स और फॉरेजिंग पैटर्न्स। तो रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है कि को एग्जिस्टेंस भी हो सकती है, यानी गॉस कंप्लीटली सही नहीं था। मैकआर्थर्स ने देखा था इनको पहली बार इस चीज को, तो मैकआर्थर एबलर कहा जाता है। तो कॉम्पिटिटिव रिलीज और रिसोर्स पार्टीशनिंग आपको पता होना चाहिए। पैरासिटिज्म, फ्री लॉजिंग। होस्ट पैरासाइट जो होते हैं बेटा वो को इवॉल्व कर जाते हैं, है ना। तो देखो एक तो अपना पहला हो गया दैट इज प्रेडेशन, जो हमने सबसे पहले पढ़ा प्रेडेशन, जिसमें कि हमने डाइवर्सिटी को कैसे मेंटेन करते हैं, किसी को बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसे करते हैं, ये सब पढ़ा। फिर देखा कि रिसोर्स पार्टीशनिंग, कॉम्पिटिटिव रिलीज वगैरह क्या होता है, कंपटीशन की डेफिनेशन क्या होती है। पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म में फायदा क्या है कि जाके फ्री में मिल रहा है भाई खाने को, कोई दिक्कत ही नहीं है, सामने वाला बना के देगा, आप कंज्यूम करते रहो बस। तो पैरासाइट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं होस्ट में से। इंश्योर्स फ्री लॉजिंग, इसमें लेकिन इवॉल्व करना पड़ता है कई बार पैरासाइट्स को। क्या क्या एवोल्यूशन होते हैं पैरासाइट में, अपने अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स को हटाना, एडेसिव ऑर्गन्स रखना, डेथ सिस्टम ना होना, एक्सेप्शनली हाई रिप्रोड्यूसिंग कैपेसिटी का होना। ये सब कुछ पैरासाइट्स के अंदर देखा गया है कि उन्होंने अपने अंदर धीरे धीरे टाइम के साथ इन चीज़ों को क्या किया बेटा, इवॉल्व करा है। पैरासाइट्स का लाइफ साइकिल जनरली कॉम्प्लेक्स होता है। एक या दो इंटरमीडिएट होस्ट आते हैं, जैसे इस केस में आप देख रहे होगे तो एक ये वाली फिश थी पहले होस्ट, और फिर ये वाला स्नेल इसका जो है वो होस्ट बना है, राइट। होस्ट इंपैक्ट, रिड्यूस सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। होस्ट पे पैरासाइट का क्या इफेक्ट आता है कि होस्ट के सर्वाइवल घटता है, ग्रोथ और प्रोडक्शन घटती है, होस्ट फिजिकली वीक हो जाता है, प्रेडेशन से ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है अगर उसके अंदर पैरासाइट आ जाए तो। पैरासाइट सरफेस पर भी हो सकता है, एक्टो, जैसे कि लाइस ऑन ह्यूमंस, जू वगैरह, टिक्स ऑन डॉग्स वगैरह। प्लांट में कसकटा, लोस्ट क्लोरोफिल, ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट हेज प्लांट। हेज प्लांट उसका होस्ट होता है उस पर, और वो अपना कसकट क्लोरोफिल या लीव्स को छोड़ देता है, उस पर डिपेंडेंट रहता है फिर हमेशा के लिए। एंडोपेरासाइट्स शरीर के अंदर आते हैं। एनाटॉमी इनकी हाईली सिंप्लीफाइड होती है। एक्सट्रीम रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होता है, हाईली सिंप्लीफाइड मतलब बहुत सारे अननेसेसरी ऑर्गन्स लोगों छोड़ चुके होते हैं, लोग अपने पास से हटा चुके होते हैं। जैसे कि ब्रूड पैरासिटिज्म देखा जाता है किसमें, बर्ड्स में, कि पैरासिटिक बर्ड जो होता है जैसे कि क्रो और कुकू है, तो क्रो जो होता है कुकू के अंडों जैसा अपने अंडों को बना लेता है और उसमें छोड़ जाता है अपने अंडों को, उसे बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड का मतलब होता है बहुत सारे यंग बर्ड्स का एक टाइम पे जन्म होना। पैरासिटिक एग्स जो होते हैं, यानी कि जो क्रो के एग हैं, वो रिजेंबल करते हैं कुकू के एग को। द कुकू एंड क्रो ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड समर, है ना, या यहाँ पर आएगा और अपने एग्स को इसके नेस्ट में ग्रो करवा ले जाएगा। एक प्रॉपर्टी फिर हमारे पास होती है भाई कमेंसलिज्म, कि एक का फायदा है, दूसरे का ना फायदा है ना नुकसान है। उसको कैसे देखा जाता है कि एपीफाइट्स ऑन ट्रीज, ऑन मैंगो ट्रीज, एपीफाइट्स का फायदा है, मैंगो ट्री का कुछ नहीं होता। ऑर्चिड ग्रोइंग एज एन एपीफाइट ऑन मैंगो ब्रांच। फिर एक हमें बताया जाता है बार्नेकल ऑन, एनसीईआरटी में लिखते हैं बार्नेकल ऑन बैक ऑफ वेल, वो भी ऐसा ही होता है। बार्नेकल को फायदा है, वेल को कुछ नहीं। इग्रेट कैचिंग इंसेक्ट्स फ्लश्ड आउट बाय ग्रेजिंग कैटल, है ना भाई, जब ये कैटल चलेगी तो जब मिट्टी में इसके पैर लगेंगे या इन ग्रासेस पे इसके पैर लगेंगे, तो इन ग्रासेस में जो छोटे छोटे इंसेक्ट बैठे होंगे वो उड़ के ऊपर आएंगे और ये इनको खा जाएगा। तो इससे इसका तो कोई खास फायदा नहीं होता हुआ दिखता है, बट इसको फायदा हो जाता है, तो इसको प्लस जीरो कहते हैं कि इसका प्लस है इसका जीरो है। तो ये हमेशा इग्रेट इस काऊ के आसपास से घूमती रहेगी। प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर्स, ये भी होता है, जैसे क्लोन फिश है ये सी एनेमोन के टेंटिकल्स हैं, ये क्लोन फिश को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, पर बदले में सी एनेमोन को कुछ भी नहीं मिलता है। स्टिंगिंग टेंटिकल्स जो होते हैं सी एनेमोन के, वो क्लोन फिश को बचा लेते हैं। इसको बोलते हैं क्या, प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर्स। तो तीन चीजें हमें यहां पर दिख रही हैं बहुत ही क्लियर, एपीफाइट्स ऑन ट्रीज, ग्रेजिंग एंड बर्ड्स, एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर्स। म्यूचुअलिज्म क्या होता है भाई, जब दोनों का फायदा होता है उसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट मिलेगा किसको, बना बनाया फंगस को, और एल्गी को मिल जाएगी प्रोटेक्शन, तो उसे हम लाइकन कहते हैं, एल्गी और फंगस का एसोसिएशन, राइट।
माइकोराइजा जो है वो फंगस का एसोसिएशन होता है विद प्लांट, जैसे यहाँ पर तो एल्गी और फंगस का था आपस में, यहाँ पर फंगस और प्लांट का होता है। तो प्लांट उसे कार्बोहाइड्रेट्स दे देगा तो फंगस उसको हेल्प करेगा फॉस्फोरस जैसे मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में। फिर एक फीचर देखा जाता है प्लांट एनिमल कोएवोल्यूशन, कि भैया फिग ट्री होता है एक, उसमें फ्रूट के अंदर बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, उसके फ्लावर्स कभी बाहर नहीं आते, वास्प जाता है उनके अंदर, उन्हें पॉलिनेट करता है, बदले में फिग फ्रूट की सीड्स से अपने लार्वा को नरिश करता है वास्प, और साथ में उन फ्रूट्स के पास ही क्या करता है, ओविपोजिशन, अपनी एग लेइंग करता है। क्या करता है, एग लेइंग करता है पॉलिनेशन के बदले, कि मैं पॉलिनेट तो कर दूंगा आपके फ्लावर को, बट उसके बदले में आपको मुझे जगह देनी होगी फॉर लेइंग माई एग्स, और साथ में मेरे को नरिशमेंट भी चाहिए होगी मेरे लार्वास के लिए फ्रॉम योर सीड्स विच आर इन फ्रूट्स। ऐसा भी देखा गया है। वन वन रिलेशनशिप विद स्पेसिफिक पॉलिनेटर वास्प, ऐसा भी हुआ है, को इवॉल्व हुई है दोनों चीजें। लास्ट टॉपिक होता है सेक्सुअल डिसाइट इन म्यूचुअलिज्म, कि कुछ ऐसा भी देखा गया है कि कुछ ऑर्चिड्स जो हैं जैसे कि ऑफिरस, वो अपने पेटल की शेप जो है वो इस तरीके से कर लेते हैं जैसे कि फीमेल बी हो, उसके धोखे में जो है मेल बी आता है और कॉपुलेट करने की कोशिश करता है, बट वो तो पेटल था तो सूडो कॉपुलेशन ही होगी, है ना। लेकिन इसमें क्या ध्यान रखने वाली बात है कि कल को अगर फीमेल बी की शेप बदलेगी तो उसके साथ इस पेटल को भी अपनी शेप बदलनी पड़ेगी। तो म्यूचुअलिज्म कैसे हुआ फिर, एक को तो फायदा हो गया पॉलिनेशन, दूसरे को तो कोई फायदा नहीं हुआ, बच्चा ऐसा पूछ लेता है। तो सिंपल सी बात बच्चे को याद रखनी है कि जब वो यहाँ आता है तो उससे कुछ ऐसी फ्रेग्रेंसेस मिल जाती हैं जिसके बाद उसके लिए लोकेट करना आसान हो जाता है कि फीमेल भी होगी कहाँ, तो कुछ ना कुछ हेल्प तो मिलती ही है। इसलिए इसे हम म्यूचुअलिज्म के अंडर क्या करते हैं बेटा, कंसिडर करते हैं, राइट। तो की टेकअवेज क्या है, ऑर्गेनिज्म इवॉल्व करते हैं टू मैक्सिमाइज डार्विस फिटनेस, कम्युनिटीज रिले करते हैं कांस्टेंट पॉपुलेशन इंटरेक्शन पे, क्या क्या इंटरेक्शंस हैं, इसका एग्जांपल हमारी बुक में नहीं दिया गया है, बाकी सबका दिया गया है। कई बार पूछा जाता है कि मॉस्किटोज जो होते हैं वो पैरासाइट्स है या नहीं है, नहीं, वो हमारे होस्ट के अंदर रहते नहीं है, क्योंकि ब्लड का मील लेते हैं और चले जाते हैं, इसलिए उनको नहीं कंसिडर करते हैं। कोएवोल्यूशन के बारे में बात पता होनी चाहिए, है ना। सो ये वाला टॉपिक बेटा हमारा हो गया, कम्युनिटी, बायोम्स, पॉपुलेशंस, पिरामिड्स, इंटरैक्शंस, काफ़ी सारे एग्जाम्पल, साइबेरियन क्रेन से लेकर के फिग ट्री से लेकर के एरगेट का कैटल के साथ वगैरह। तो आप इसे पढ़िएगा, कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बेटा, फिर मिलेंगे दोबारा आपसे, थैंक यू अगेन।